हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। पहले तो मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ऑलरेडी हमने 13 जो टॉपिक है हॉस्पिटल सर्विस के, वो कंप्लीट कर लिए हैं। और 2 क्लासें मैंने जीके और करंट अफेयर की मिक्स क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पैरामेडिकल की, जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो एम्स और SGPGI में, उन दोनों के लिए वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाले जो क्वेश्चन है, 2 क्लासें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। उसको भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। और हॉस्पिटल सर्विस के हमने ऑलरेडी 13 जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए हैं। थ्योरी मैंने क्लास में करवा दी है। और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर टॉपिक के 50+ क्वेश्चन, वो भी मैंने PDF में आप सबको दिया है। जिसको PDF चाहिए टॉपिक वाइज, वो कमेंट्स में बता देना। बाकी हम बात करेंगे आज दो दो टॉपिक और हम कवर करेंगे, तो हमारे टोटल आज 15 टॉपिक है ना, उनकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हर टॉपिक वाइज मैं दे रहा हूँ, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पहले थोड़ी क्लास देखा करो, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हो जो मैं आपको PDF देता हूँ, तो वो अच्छे समझ में आता है। दूसरी बात, एग्ज़ाम से पहले अपनी अपनी छोटी छोटी क्लासें होती हैं, तो एग्ज़ाम से पहले भी आप एक बार कंप्लीट का रिविजन करके जाना और शेयर वगैरह किया करो, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको बता दूँ, आपको यूट्यूब पर भ्रमित करने के लिए काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, काफ़ी टीचर मिल जाएंगे। लेकिन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि एम्स में बहुत कम टाइम मिलता है और इसी 25 दिन में आपको सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है, क्या हमें पढ़ना है क्या छोड़ना है। और इस टाइम में आप सब कुछ कवर तो नहीं कर सकते इतने कम टाइम में, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ सकते हैं, और पेपर भी उन्हीं में से छपता है। जो टॉपिक हॉस्पिटल सर्विस के मैंने जो 42 टॉपिक बताए हैं, अगर वो आप कवर करके जाते हो तो आपके 75 से 80 क्वेश्चन 100% सही होंगे, उनकी गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी करंट अफेयर और इंडिया जीके का वो भी मैं इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ। बाकी आपको बता दूँ, एक कमेंट से भी आया था कि तैयारी कैसे करें, मन घबराता है। तो मैं आपको बता दूँ कि खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और ये चैनल आपके लिए ही बना है ओनली, मैंने जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो ज़्यादा 1000-1500 में कोर्स खरीद नहीं पाते, और जो मैं आपको हर टॉपिक वाइज 50+ क्वेश्चन दे रहा हूँ फ्री में, तो इतना जो मैटर आपको कोई नहीं देगा फ्री में। किसी भी चैनल पे आप चल जाना, कोई भी नहीं देगा, और इतनी क्वालिटी भी कोई नहीं देगा, इतनी अच्छी क्वालिटी भी कोई नहीं देगा, क्योंकि जो इस लाइन से गुजर चुका है ना, उसे अच्छे से पता होता है। बाकी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो बिस्तर, जो मरीज़ के जो बिस्तर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जब आप हॉस्पिटल में काम करोगे, वार्ड में काम करोगे, तो अलग अलग प्रकार के बिस्तर होते हैं। उन्हें कैसे संभालना है, कैसे साइड में रखना है, जब बेडशीट वगैरह वो कैसे चेंज करनी है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। थ्योरी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरे जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो इससे संबंधित ही है, यानी बिस्तर, मरीज़ के बिस्तर के घाव। यानी जो मरीज़ होता है ना, जो बिस्तर पे होता है, उसको कई बार क्या होता है, लंबे टाइम तक जब वो एक ही बेड पर लेटा रहता है, तो उसके पीछे घाव वगैरह हो जाते हैं। कौन कौन से घाव होते हैं, क्या संक्रमण हो सकता है, इनके बचाव क्या है, उपाय क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अस्पताल में बिस्तर बनाना, यानी अस्पताल में आप बिस्तर कैसे तैयार करोगे। जो बेड होता है, मानो आप OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको बिस्तर कैसे तैयार करना है, कैसे उसके ऊपर चादरें बिछानी है, क्या क्या सुरक्षा करनी है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन पढ़ जाते हैं। अस्पताल में बिस्तर आपको कैसे बनाना है, इसके बारे में हम खुलकर चर्चा करेंगे। अच्छा, एक एक चीज़ें बताऊँगा आपको। हम थोड़ी सी पहले इसकी जो परिभाषा है उसके बारे में देख लेते हैं। बेड मेकिंग, यानी बिस्तर बनाना, वह तकनीक है जिसमें रोगियों के आराम और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए, यानी रोगियों के आराम और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए विभिन्न प्रकार के बिस्तरों को तैयार किया जाता है। यानी जैसे विभिन्न प्रकार के बिस्तर कैसे होते हैं, जैसे बहुत से बिस्तर ऐसे होते हैं जो लंबे टाइम के जो मरीज़ होते हैं ना, भाई इनको 2 महीने हॉस्पिटल में रहना है, तो उनके लिए अलग से बेड होते हैं जिनमें पानी भरा जाता है या हवा भरी जाती है। तो अलग अलग प्रकार के, बहुत से प्रकार के बेड होते हैं, क्योंकि उनके लंबे टाइम तक रहेंगे। तो वैसे नॉर्मल वाले बेड होते हैं, सिंपल वाले, उनसे क्या है कि वो लेटे लेटे रहते हैं हमेशा 24 घंटे, तो उनके घाव हो जाते हैं, पीछे घाव हो जाते हैं। इससे इनसे बचने के लिए अलग अलग तरीके के बेड यूज में लिए जाते हैं। इसे कहते हैं बेड मेकिंग कहते हैं। अब आगे हम बात करें, जो भी मैं पढ़ाऊँ उसके ऊपर ध्यान दिया करो, क्योंकि जो स्क्रीन पे होता है ना, मैं उसी के बारे में चर्चा करता हूँ। अब बेड मेकिंग का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के हम नए नए बेड, किस उद्देश्य से हम नए नए बेड तैयार करते हैं। कोई तो उद्देश्य होगा ना कि मरीज़ के किस उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। इसमें पहला जो है ना, रोगी को आराम देना। मतलब अलग अलग कैटेगरी के जो मरीज़ होते हैं,
या कोई कोई सामान्य मरीज है, 4-5 दिन में ठीक हो जाए, उसके लिए नॉर्मल बेड। कोई लंबे टाइम तक रुकेगा तो उसके लिए अलग से बेड। तो मतलब रोगी को आराम देना, आराम के लिए। स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए प्रॉपर 3-3-4 अलग अलग तरह से जो बेडशीट होते हैं वो बिछा के रखते हैं। तो स्वच्छता और सफाई के लिए प्रॉपर टाइम पे बेडशीट चेंज करना, मतलब सफाई हो अच्छी तरह से। अब आगे हम बात करते हैं, तीसरा जो बात है वो है बेड शोर से बचाओ। बेड, अब आपकी समझ में नहीं आया कि बेड शोर क्या होता है। ये होता है कि क्लास लिया करो, थ्योरी क्लास देखने के बाद आप ट्यूशन अटेंड किया करो, अच्छे से समझ में आता है हर चीज़। और हर चीज़ और रिवीजन भी किया करो क्लास का। जो मैं क्लास डाल दूँ उसको 4-5 दिन के बाद फिर से रिवीजन किया करो, क्योंकि बार बार रिवीजन करोगे ना तभी आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी। वरना बाद में एग्जाम पेपर देने के बाद सोचोगे कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई। वो इसी कारण कि एक बार आपने क्लास देख लिया, रिवीजन नहीं करोगे ना तो वही होगा। ट्यूशन तो यहीं से बनेंगे, इसी क्लास में से बनेंगे ट्यूशन। तो घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज कर सकता है कि ट्यूशन घुमा सकता है, लेकिन बनेंगे यहीं से। और वो कब सही होगा, नेगेटिव मार्किंग कब बचोगे, जब बार बार रिवीजन करोगे तब नेगेटिव मार्क। तो पुरानी क्लास एक छोटी छोटी क्लास होती है, देख लिया करो, बार बार रिवीजन किया करो एग्जाम से, जितना कर सको उतना किया करो। बेड शोर, अब बेड शोर क्या होता है? बेड शोर होता है मतलब जैसे कोई मरीज बेड पे लेटा हुआ है और उसके पीछे घाव हो गए, इसे बेड शोर बोलते हैं। मतलब घाव से बचने के लिए, यानी बेड शोर से बचने के लिए। रोगी के स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा देना, तो वो बिल्कुल अच्छे से बेड होगा, प्रॉपर आराम से रहेगा, कोई पीछे घाव नहीं होगा तो जल्दी स्वस्थ होगा। आगे हम बात करते हैं रोगी के स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा देना, ये हमने कर लिया। वार्ड को अच्छी तरह व्यवस्थित दिखाना, वार्ड को अच्छी तरह से व्यवस्थित रखते हैं। जैसे प्रॉपर वार्ड होता है उसमें प्रॉपर एक साइड में जैसे बेड वगैरह होते हैं, उनके पास में उनके जो दवाई वगैरह रखने के लिए ड्रॉ सीट, क्रेस कार्ड होता है, तो अलग पूरी व्यवस्था होती है अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए। ये उद्देश्य होते हैं जो मैंने आपको बताया बेड मेकिंग के। इस वजह से अच्छी तरह से बेड मेकिंग की जाती है, बेड तैयार किया जाता है। अब बेड के प्रकार, अब मैंने बताया था कई प्रकार के बेड होते हैं। जो मुख्य है ना वो 7 प्रकार के बेड होते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है बंद बिस्तर, यानी क्लोज्ड बेड। बंद बिस्तर का मतलब क्या होता है? जब बिस्तर खाली होता है और नए मरीज के लिए तैयार किया जाता है। जब बिस्तर बिल्कुल खाली है और नए मरीज के लिए तैयार किया जाता है, इसे बंद बिस्तर कहते हैं। इसको बोलते हैं बंद बिस्तर। पूरी तरह से बंद बिस्तर का मतलब होता है मतलब कोई मरीज नहीं है उसके ऊपर, पूरी तरह से बंद है और पूरी तरह से उसे ढक रखा है चादर से, कि जब कोई नया मरीज आएगा तभी इसे हम ओपन करेंगे। अब ये बिल्कुल बंद है, पूरी तरह से चादर से ढक देते हैं कि गंदा वगैरह बेड गंदा नहीं हो, फिर कोई मरीज आने के बाद उसी चादर को उठाना पड़ता है बस। तो इसे बंद बिस्तर कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है इसका वो है ओपन बेड, खुला बिस्तर। जब मरीज को जल्दी लेटाना हो या उपयोग में हो तब उसे ओपन बेड कहते हैं। ऐसा बिस्तर जिसमें ऊपर की चादरें फोल्ड की जाती हैं ताकि मरीज आसानी से लेट सकें। यानी बंद बेड या क्लोज बेड क्या हो गया, पूरी तरह से क्लोज है, ऊपर चादर हमने उसके ऊपर ढक दिया, चादर से ढक दिया, बिल्कुल क्लोज है। ओपन बेड खुला बिस्तर होता है, जो ऊपर की चादरें होती है ना उसको हमने सामट के एक साइड में रख दिया, कोने में रख दिया। अब ये इसके ऊपर मरीज लेट जाएगा, ये खुला बिस्तर है, मरीज को कोई परेशानी नहीं होगी। जो ऊपर चादर थी भाई कोई इसके ऊपर ये गंदा नहीं हो, इसलिए वो उसको बंद था, अब हमने उसको ओपन कर दिया, खुला बिस्तर। तो जब मरीज को जल्दी लेटाना हो या उपयोग में आ रहा है, जल्दी लेटाना है, तो उसे खुला बिस्तर कहते हैं। अच्छे समझ में आ गया होगा। और जितना मैं समझा रहा हूँ ना आपकी इन चीज़ों के बारे में, यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, इतना गहराई से कोई नहीं समझाएगा। सीधी क्वेश्चन लाते हैं, पढ़ाते हैं बस, थ्योरी बहुत कम पढ़ाते हैं। अब ऑक्यूपेड बेड, यानी ऑक्यूपेड को हम व्यस्त बिस्तर भी कहते हैं। इन दोनों में से क्वेश्चन बना हुआ है। व्यस्त बिस्तर भी, ये भी वर्ड आया हुआ है क्वेश्चन बन के, और ऑक्यूपेड बेड भी आया। दोनों को आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ मैं आपके लिए टाइप करके लाता हूँ ना, एक एक चीज़, तो वो उसका कोई वजह होती है। व्यस्त बिस्तर या ऑक्यूपेड बेड, जब मरीज बिस्तर पर ही हो तब चादरें बदली जाती हैं। यानी ऑक्यूपेड बेड या व्यस्त बिस्तर का मतलब होता है, व्यस्त मतलब बिल्कुल अभी भी फिलहाल है ना जो मरीज है ना वो बेड के ऊपर ही है और हम उसके ऊपर चादरें चेंज कर रहे हैं, जो मैं चादर गंदी हो गई उसके चेंज कर रहे हैं, तो इसे ऑक्यूपेड बेड कहते हैं, व्यस्त बिस्तर कहते हैं। ठीक है, 2 बार क्लास देखोगे ना सब कुछ याद हो जाएगा, क्वेश्चन देखते ही सही हो जाएगा। अब पोस्ट ऑपरेटिव बेड, ऑपरेटिव से समझ तो क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। पोस्ट ऑपरेटिव बेड कौन सा होता है? ऑपरेशन के बाद का बिस्तर, ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज के लिए तैयार जो किया जाता है ना, वो जो बिस्तर होता है ना वो पोस्ट ऑपरेटिव बेड होता है। कौन सा होता है? पोस्ट ऑपरेटिव बेड होता है। आपको याद कैसे करना है, यानी ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन से संबंधित कौन सा बेड है? ऑपरेटिव बेड है। इस तरीके से याद रखना।
अब एक होता है कार्डियक बेड। कार्डियक का संबंध हमेशा क्या होता है, हृदय से होता है, ये वैसे याद रहेगा। हृदय रोगियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया बेड कार्डियक बेड कहलाता है, जो पीछे थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता है। अब आगे हम बात करें 6 नंबर का जो बेड है वो फ्रैक्चर बेड है। हड्डी टूटने वाले मरीजों के लिए जो होता है ना वो फ्रैक्चर बेड होता है, वैसे याद रह जाएगा, वर्ड से क्वेश्चन सही हो जाएगा। ब्लैंक्ड बेड, अब इसमें दिक्कत आ सकती है कि यार ये ब्लैंक्ड क्या होता है। ब्लैंक्ड बेड तो हमने कभी देखा ही नहीं। जब मरीज को अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है तो ब्लैंक्ड बेड का उपयोग किया जाता है। अब आपने कभी नहीं देखा होगा कि ब्लैंक्ड बेड क्या होता है। ब्लैंक्ड बेड क्या होता है कि उसका जो नीचे का जो गद्दा होता है ना, ब्लैंक्ड बेड का जो नीचे का गद्दा होता है ना, वो स्पेशल तरीके से बना हुआ आता है। मतलब उसमें है ना नीचे से, मतलब वो गर्म होता है, उसमें वो हमेशा गर्म रहता है। तो जिन मरीजों को अति गर्मी की आवश्यकता होती है उनके लिए उपयोग किया जाता है ब्लैंक्ड बेड का। इस तरीके से याद रखना कि ब्लैंक्ड बेड जब मरीज को अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। 7 बेड हमने अच्छे से कवर किए। अब आगे हम बात करते हैं बेड मेकिंग के सिद्धांत की, इसके प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग, यानी बेड मेकिंग के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। बेड मेकिंग के क्या क्या सिद्धांत हैं। स्वच्छता, बिल्कुल स्वच्छता, हमें साफ और सूखे लिनन का उपयोग करें। स्वच्छता के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल साफ चादर वगैरह यूज में लेनी है, सूखे चादर वगैरह उनको उपयोग करना है। आराम, बिस्तर की चादर में सिलवटें पड़ने से बचें। आराम, जब कोई बेड मेकिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें जो चादर है उसकी बिल्कुल क्लीन करना है, उसको सिलवटें नहीं होनी चाहिए। सिलवटें रहेंगी ना तो मरीज परेशान हो जाएगा, उसके गड़ने लग जाएंगे वो सिलवटें। बिल्कुल आराम। सुरक्षा, यदि आवश्यक हो तो सुनिश्चित करें कि साइड रेल ऊपर हो। जो बेड मेकिंग करते समय ये भी देखना है हमें कि साइड की जो रेलिंग सी होती है ना बेड के साइड में, वो ऊपर की होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर नहीं होगी तो मरीज़ क्या पता नींद में गिर जाए या कभी भी गिर जाए वो, तो इसलिए वो साइड में रेलिंग होती है, वो उसे ऊपर करना है हमें। बॉडी मैकेनिक्स, शरीर की सही मुद्रा, हम जब बेड मेकिंग की हमने मरीज को हमने उसे लिटाया तो उसकी बिल्कुल सीधा लिटाएंगे उसे, ऐसे नहीं पैर साइड में पड़ा है हाथ साइड में पड़ा है, इस बिल्कुल बॉडी मैकेनिक्स होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर यानी मानक प्रक्रिया, फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, हमें बिल्कुल जो स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर उसको फॉलो करना है। मतलब बिल्कुल इन्फेक्शन का ध्यान रखना है प्रॉपर। मतलब जब हम बेड मेकिंग करें तो बेड मेकिंग से पहले भी हम हाथ धोना है, बेड मेकिंग के बाद भी हमें हाथ धोना है, प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, इसलिए पूरे प्रोटोकॉल का हमें पालन करना है। ये इसके सिद्धांत हो गए। आगे हम बात करें ज़रूरी सामग्री। बेड मेकिंग में हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है। एक तो क्लीन बेड शीट यानी साफ़ चादर की, बिल्कुल साफ़ चादर चाहिए। ड्रो शीट, अब ड्रो शीट में आपकी कन्फ्यूज है, ड्रो शीट तो पहला सब सुना है, साफ़ चादर तो हमने खूब सुनी है, घर पे भी सुनते हैं, लेकिन ड्रो शीट पहली बार सुना है हमने। ड्रो शीट का मतलब क्या होता है, ये ड्रो शीट जो होती है ना वो एक छोटी चादर होती है, बिल्कुल छोटी चादर होती है, जो मरीज़ का जो मरीज़ होता है ना उसके कमर के नीचे आती है, छोटी चादर है कमर के नीचे, मतलब मरीज़ को आरामदायक स्थिति देना, एक इसका काम होता है ड्रो शीट का। और मरीज़ को जैसे हमें कोई हिल नहीं सकता मरीज़, तो उसको उठाने में इधर उधर करने में भी वो सहायक होती है ड्रो शीट, इसलिए वो मरीज़ कमर के नीचे बिछाते हैं ड्रो शीट, ये ड्रो शीट होती है। अब तकिया और कवर तो बहुत सुना होगा आपने, ये भी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्लैंकेट, कंबल, ब्लैंकेट है कंबल ओढ़ने के लिए। मैकिंटोश, अब मैकिंटोश सब नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि मेरे को पता है आप कहाँ फंस सकते हो। मैकिंटोश यानी मैकिंटोश को हम रबर सीट भी बोलते हैं। मैकिंटोश में क्या होती है, ये कोई रबर या फिर प्लास्टिक से बनी हुई जलरोधक चादर होती है, यानी इसमें से जैसे मरीज़ पेशाब करेगा, मरीज़ का मल या फिर रक्त वगैरह जब इस पर खुद पड़ेगा ना तो वो नीचे गद्दे तक नहीं पहुँचेगा, ऊपर ही रह जाएगा। तो ये रबर या प्लास्टिक से बनी हुई जलरोधक चादर होती है मैकिंटोश, ये भी बिछाई जाती है। अब बेड के बगल रखी जाने वाली मेज़, एक बेड के बगल में साइड में दवाई वगैरह रखने के लिए एक मेज़ रखी जाती है। अब लॉन्ड्री बैग, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लॉन्ड्री बैग तो हमने पहले ही सुना है, कभी सुना है नहीं लॉन्ड्री बैग क्या होता है। तो लॉन्ड्री बैग क्या होता है, एक विशेष प्रकार का एक थैला होता है ये, जिसका उपयोग अस्पतालों में जैसे गंदी चादरें होती हैं, मरीज के कपड़े होते हैं, तौलिए होते हैं, गंदे कवर होते हैं आदि को उसमें इकट्ठा करने के लिए लॉन्ड्री बैग का प्रयोग किया था। धोने के लिए हम लेके जाएंगे तो इस लॉन्ड्री बैग में डाल लेते हैं उनको, फिर धोने के लिए जाते हैं, तो लॉन्ड्री बैग का ये उपयोग होता है। अब महत्वपूर्ण सुझाव मैंने थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है कि बेड शीट में सिलवटें नहीं होनी चाहिए, जिससे बेड सोर ना हो। बेड सोर मैंने बता दिया, घाव वगैरह अल्सर वगैरह नहीं हो। मरीज़ को प्रक्रिया समझाएं, इससे क्या क्या उद्देश्य है। हमें जैसे हम किसी मरीज़ की बेड मेकिंग करने जाएंगे या उसका बेड तैयार करने जाएंगे, या पहले से मरीज़ है उसको नई बेड शीट नई जो बेड शीट है वो चेंज करनी है,
गंदी होगी उसकी। तो हमें क्या करना है, उसको ऐसे नहीं जाके उसको बताया भी नहीं चेंज कर दिया, नहीं, पहले मरीज़ के पास जाएंगे, आराम से उसे पूछेंगे कि आपकी मैं ये चादर है वो चेंज कर दूँ। फिर वो जवाब देगा, फिर उसको पूरी प्रक्रिया समझा कि हम ऐसे ऐसे आपकी चादर चेंज करेंगे, आपको इस तरीके से इधर आना है। तो पूरी प्रक्रिया समझा के फिर हमें बेड मेकिंग करनी है। बेड मेकिंग से पहले और बाद में हाथ धोइए, मैंने पहले बता दिया आपको। अब ये थोड़ा सा ऐसे ही है कि एक्स्ट्रा जोड़ दिया कि बंद बिस्तर, नए प्रवेश हेतु खुला बिस्तर, मतलब कोई मरीज़ है उसके ऊपर है फिलहाल, इसे खुला बिस्तर कहते हैं। बिस्तर पर कब्जा कर लें, छोड़ो। ऑपरेशन के बाद का बिस्तर मैंने बता दिया था आपको। ड्रॉ सीट है मैंने बता दिया था। बस यही है, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने बता दी, आपको समझा दिया अच्छे से। और इसके अलावा कोई कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में बता दिया करो। बाकी हम दूसरा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, और वो भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं 80 क्वेश्चन आपके हॉस्पिटल सर्विस में जाएंगे, तो हर टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे आपको। लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर सकता है, क्वेश्चन घुमा सकता है। और वो क्वेश्चन आपका सबसे होगा ना जब बार बार आप वीडियो देखोगे। नेगेटिव मार्किंग तभी कम होगी हमारी जब हम बार बार वीडियो को देखेंगे। चलो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेड सोर्स या प्रेशर अल्सर, यानी बिस्तर घाव या प्रेशर अल्सर बोलते हैं इसको। यानी बेड मेकिंग हमने कर ली। बेड मेकिंग क्यों करते हैं, क्यों बार बार चेंज करते हैं, अलग अलग प्रकार के बेड होते हैं, वो बताते हैं कि अल्सर वगैरह घाव वगैरह हो जाते हैं। तो कौन कौन से अल्सर होते हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं, कौन से घाव हो जाते हैं, इनका उपचार क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये उससे संबंधित ही टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया कि आपके थोड़ा ध्यान में रहिए ज़्यादा। इस वजह से मैंने 2 पार्ट कर दिए इसके। बाकी सिलेबस एक ही टॉपिक का पार्ट है, उसी टॉपिक का पार्ट है जो अभी मैंने जस्ट पढ़ा है। अब बिस्तर घाव बोल दो या प्रेशर अल्सर बोल दो, बेड सोर्स बोल दो, एक ही बात है। इसकी मैं आपको परिभाषा थोड़ी सी बता दूँ एक बार। बिस्तर घाव जिसे प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर भी कहते हैं। प्रेशर अल्सर बोल दो, प्रेशर सोर बोल दो या बिस्तर घाव बोल दो, एक ही बात है। वे घाव होते हैं जो लंबे समय तक एक ही स्थिति में लेटे रहने से त्वचा या नीचे की ऊतकों पर दबाव पड़ने के कारण होते हैं। लंबे समय तक लेटे रहने या ऊतकों पर या त्वचा पर दबाव पड़ने के कारण घाव हो जाते हैं पीछे शरीर के ऊपर, जिस साइड हम लेटे रहते हैं उस साइड। इसे प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर कहते हैं, इसे ही बिस्तर घाव कहते हैं। आगे हम बात करें सामान्य स्थान कि किसी स्थान पर हमें घाव हो सकते हैं। जनरली कौन कौन स्थान पर घाव बिस्तर घाव होते हैं। एक तो सिर का पिछला भाग, क्योंकि लेटा रहेगा तो सिर का पिछला भाग होता है ना, एक तो उसके ऊपर हमें कोई घाव हो सकता है लंबे समय तक लेटे रहने से। कंधे पर, पीछे कंधे पर हो सकता है। कोहनी, पीछे कोहनी पे हो सकता है। कूल्हे पीछे होते हैं, लेटे रहते हैं तो उन पे हो सकता है। पीठ का निचला हिस्सा जिससे क्रम बोलते हैं उसके ऊपर हो सकता है। एड़ियाँ और टखने, नीचे की एड़ियाँ होती हैं, टखने होते हैं, उनके ऊपर हो सकता है। ये इन जगहों पर हमें अल्सर हो जाते हैं या बिस्तर घाव हो जाते हैं। अब हम किस कारण से ये बिस्तर घाव होते हैं। त्वचा पर लगातार दबाव, त्वचा के ऊपर लेटा रहेगा लंबे टाइम तक मरीज तो त्वचा पर लगातार दबाव बना रहता है, इसके कारण हो जाता है बिस्तर घाव। पोषण की कमी के कारण भी हो जाता है। निर्जलीकरण यानी बार बार जैसे गीला रहता है बिस्तर, या बार बार गीला रहने की वजह से भी जो त्वचा वगैरह वो कटने लग जाती है, ख़राब हो जाती है। इस वजह से घर्षण और त्वचा खिंचाव, त्वचा जैसे लेटा रहेगा तो उसकी वजह से भी घर्षण वगैरह कभी इधर घुमाने की वजह से भी हो जाता है। घर्षण और त्वचा खिंचाव से भी। नमी, पसीना, पेशाब, मल, इनसे नमी रहती है, इस वजह से भी हो जाता है। बीमारी या सर्जरी कारण भी, जैसे बीमारी है, कोई लंबी सर्जरी है, उसके बाद लंबे समय तक उसे लेटा रहना है, इस वजह से होता है। ये इसके क्या हो गए सामान्य कारण होगी, इनकी वजह से बिस्तर घाव हो जाता है, बेड अल्सर हो जाता है। अब बिस्तर घाव के चरण भी होते हैं। बिस्तर घाव के क्या क्या चरण होते हैं कि कौन कौन सी स्थिति से बिस्तर घाव होते हैं। पहले हमें क्या चेंज दिखाई देगा, उसके बाद क्या चेंज होगा, उसके बाद क्या होगा, कितने चरणों में कंप्लीट होता है। पहले क्या होगा कि जो त्वचा होती है वो लाल हो जाती है, दबाने पर सफ़ेद नहीं होती। जिस त्वचा को हम दबाते हैं ना, थोड़ी देर दबा के रखो आप किसी भी त्वचा पे हाथ से, तो वो थोड़ी देर सफ़ेद हो जाती है, तो त्वचा लाल हो जाएगी, मतलब सफ़ेद नहीं होगी। इसका मतलब मान लो आप कि भाई अगर और ज़्यादा दिन इसको रख लिया तो इसे घाव हो जाएंगे। इसकी बेड मेकिंग करो या इसका बेड चेंज करो, या फिर इसको थोड़ा सा अदर साइड लेटाओ। ऊपरी त्वचा का नुकसान, ऊपरी त्वचा है ना जो जिस साइड में हम लेटेंगे उसका नुकसान हो जाएगा, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। छाले या उस पर ऊपर क्या हो, छाले होने लग जाएंगे, घाव होने लग जाएंगे।
पूरी त्वचा का नुकसान, फिर धीरे धीरे तीसरे चरण में क्या होगा, पूरी त्वचा का नुकसान हो जाएगा, वसा तक घाव चला जाएगा, यानी अंदर जो त्वचा है उसके अंदर तक घाव चला जाएगा। चौथे चरण में क्या होगा कि मांसपेशियों तक घाव चला जाएगा, मांसपेशी हड्डियाँ गहरे ऊतकों तक नुकसान हो जाएगा, वहाँ तक घाव पहुँच जाता है। ये चौथे चरण, इसके जैसे 4 चरण होते हैं। और इससे ज़्यादा क्या होगा, अभी भी अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो मरीज मर ही जाएगा बेचारा, उसको हॉस्पिटल में रखने का क्या मतलब है। तो हमें जो पहला चरण है वो लाल त्वचा हो जाएगी, दूसरा चरण क्या होगा, उसके ऊपर छाले हो जाएंगे, तीसरा चरण जो त्वचा है वो खराबी हो जाएगी, और चौथा चरण मांसपेशियों तक घाव पहुँच जाएगा। ये 4 चरण होते हैं इनके। अब हमें रोकथाम, चलो अल्सर हो गया, हमें रोकथाम क्या करना है, वो गलती से हो गया, लेकिन क्या क्या उपाय करना है, रोकथाम क्या करनी है। हर 2 घंटे में मरीज़ को करवट बदलवाना है, उसके बाद मतलब रोकथाम ये हमें अल्सर हो ही नहीं, इसलिए क्या करना है, जो लंबे मरीज़ होते हैं उनके लिए हर 2 घंटे में उसे करवट चेंज करवानी है। एयर, वाटर या फोम गद्दों का उपयोग करें। जब एयर जो गद्दे होते हैं उनमें एयर ही भरी जाती है ओनली, वाटर वाले गद्दे होते हैं उनमें ओनली पानी भरा जाता है, वाटर भरा जाता है। फोम के गद्दे होते हैं उनका उपयोग करना है हमें, सामान्य जो गद्दे होते हैं ना उनका उपयोग नहीं करना है। त्वचा को साफ और सूखा रखना, हमेशा त्वचा को साफ रखना है, सूखा रखना है। उचित पोषण और पानी देना है, प्रॉपर पानी उचित पोषण देना है। दबाव कम करने के लिए तकियों का उपयोग, जैसे दबाव एक जगह दबाव नहीं हो पूरे सिर के ऊपर, तकिया लगा देंगे, पैर के नीचे तकिया लगा दिया, कभी कमर के नीचे लगा दिया, कभी सिर के नीचे लगा दिया, तो इससे थोड़ा सा हवा पासिंग होती रहती है, तो इससे एक जगह मतलब दबाव नहीं रहता। त्वचा की नियमित और त्वचा का मतलब प्रॉपर देखते रहें कि कुछ लाल वगैरह तो नहीं हो गया, त्वचा की नियमित जाँच करना, ये क्या है, रोकथाम है। इलाज क्या करना है, चलो घाव हो गया, इलाज करना है। घाव को सेलाइन से साफ़ करेंगे, जो घाव होगा ना उसको क्या करेंगे, सेलाइन एक एंटीसेप्टिक होता है, इसे हम साफ़ करेंगे। एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक ड्रेसिंग, एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, पट्टी होती है, तो पट्टी करेंगे। ज़रूरत हो तो सर्जरी द्वारा मृत्यु तक बढ़ाना, जरूरी ज़्यादा हो गई, पट्टी लगाने से ठीक नहीं हो रहा, एंटीसेप्टिक लगा दिया, सेलाइन वगैरह लगा तो भी ठीक नहीं हो रहा, घाव इतना गहरा घाव हो गया तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। प्रेशर कम करने वाले उपकरणों का उपयोग करेंगे, और अन्य बीमारी का इलाज करना जैसे मधुमेह वगैरह, इनका भी इलाज हम करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा टॉपिक हो गया, हमारे दोनों टॉपिक हो गए, एक तो हो गया बेड मेकिंग और एक हो गया जो बिस्तर घाव, बेड सोर्स। ऐसे दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से क्वेश्चन घुमा फिरा के बन जाते हैं इनमें से सीधे, और इजी टॉपिक है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है। एक बार आपने देख लिया, एक बार एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करके चल जाना, और हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। जो ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं, तो वो कमेंट कर देना कि मेरे को PDF चाहिए, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। और खुश रहा करो, मस्त रहा करो, और सपोर्ट किया करो मेरे को भी। हर जितने भी कंटेंट वीडियो देखते हो लाइक किया करो, शेयर किया करो, कम से कम लाइक और अच्छा सा कमेंट, तो कुछ एक मोटिवेशन मिल जाता है मेरे को भी कि हाँ हमें और मेहनत करनी है, और आप सबके लिए और अच्छा कंटेंट तैयार करना है, और अच्छे से मेहनत करनी है। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।